तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ललिता ज्वेलरी के आईपीओ के बारे में। एंड बात करने का रीज़न ये है कि भाई कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने का जो आखिरी दिन है वो 19 अगस्त रखा गया है, ठीक है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि भाई मैं आपको इतना पहले वीडियो इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपना फंड मैनेजमेंट ठीक से कर सको, क्योंकि 19 तारीख को 2 आईपीओ बंद हो रहे हैं, 20 तारीख को और 2 आईपीओ बंद हो गए, यानी कि इन चारों आईपीओ का पैसा जो है आप लोग एक दूसरे में यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, आज और कल के अंदर इन चारों आईपीओ का आपको रिव्यू वीडियो दे दूंगा और परसों मैं आप लोगों को एक तो रैंकिंग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ललिता ज्वेलरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ऊपर ऊपर से अगर आप देखोगे ना तो कंपनी आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ता लग सकता है। मतलब यार कंपनी में आपको सब कुछ पिक्चर परफेक्ट दिखेगा कि धीरे धीरे कंपनी का तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ रहा है एंड कंपनी का सेल्स 25,000 करोड़ का है। 25,000 करोड़ का सेल करने के बावजूद मात्र 11,750 करोड़ के मार्केट कैप में ये आईपीओ लेके आ रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स इसका मात्र 0.47 है। आपको एकदम लग रहा होगा कि भाई सब कुछ तो पिक्चर परफेक्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी है, इसमें तो हम लोग को अप्लाई करना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन असल में ये कंपनी जिस वैल्यूएशन में अपना आईपीओ लेके आ रहा है ना, ये इतना ही वैल्यूएशन डिजर्व करता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप लोग देखोगे इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके बैलेंस शीट में अगर आप विजिट करोगे ना, ये स्क्रीनर वाले तो नशा करके लोग अपडेट करते हैं। यहाँ पे आधा साल का अपडेट करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 साल का बैलेंस शीट अपडेटेड ही नहीं है। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो 3 साल का अपडेटेड ही नहीं है, जबकि मेन झमेला यहीं पे हुआ है। सबसे पहले अगर आप इसका बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास ना इन्वेंट्री बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर आप देखोगे तो 2024 में लगभग 4,200 करोड़ का इन्वेंट्री था, जो कि बढ़ के 5,800 करोड़ का हुआ 25 में, और 26 में ये बढ़ के 9,800 करोड़ का हो गया। बहुत ही हैवी हिसाब से कंपनी के पास इन्वेंट्री बढ़ा है एंड यही सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है कि भाई कंपनी इतना ज़्यादा इन्वेंट्री अपने पास रख रखा है। अगर कल को सोना का रेट गिर गया ना तो इन लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। आप जो यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ता हुआ देख रहे हो ना, यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख रहे हो कि इनको ऑपरेटिंग मार्जिन धम धम करके लास्ट 3-4 साल से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सोना का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर कल को सोना का रेट गिरेगा तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन का हालत वापस से ऐसा ही हो जाएगा, वापस से इनका ऑपरेटिंग मार्जिन गिर जाएगा। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं पता है क्या, जैसे कि जो मेन स्ट्रीम प्लेयर्स होते हैं, जिन लोग को मतलब जो सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं, कल्याण ज्वेलर्स हो गए, तनिष्क जैसे प्लेयर्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं, इन लोग का ऑपरेटिंग मार्जिन में ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखोगे नहीं। कभी 7 पॉइंट हो गया, कभी 7.5 पॉइंट हो गया, कभी 8 पॉइंट हो गया, फिर वापस 7 पॉइंट हो गया। इतना ही 1 से 1.5 पॉइंट के आसपास का मैक्सिमम फ्लक्चुएशन होता है। उसका रीजन क्या है पता है क्या, ये लोग ना मान लो कि अपने इंडिया भर की जितने भी दुकानें हैं सब में 2,000 किलो सोना रख रखे हैं। तनिष्क का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सेम क्वांटिटी से ना वो लोग सोना को फ्यूचर में सेल करके रखते हैं। आपको पता होगा एमसीएक्स में गोल्ड का ट्रेडिंग होता है, तो वहां पे ना अगर ये लोग 1,000 किलो सोना अपने दुकान में रखे हैं तो 1,000 किलो सोने को वो लोग शॉर्ट करके रखते हैं, बेच के रखते हैं फ्यूचर में। उससे इनको फायदा क्या होता है पता है क्या, फायदा यही होता है कि भाई कल को अगर सोना का रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गया तो इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही इन्होंने फ्यूचर में बेचा हुआ है, समझ पा रहे हो। तो इन लोग का जो कमाई होता है तनिष्क जैसी कंपनीज का, वो सिर्फ और सिर्फ वो मेकिंग चार्जेस का होता है, जो वो लोग 10-12-15 पेन का लेते हैं बनाने का, सिर्फ उतना ही इन लोग का प्रॉफिट रहता है। और उसके बाद जो खर्चा, सैलरीज का खर्चा वगैरह काटने के बाद, बिजली भाड़ा रेंट वगैरह सब देने के बाद जो पास में बचता है वो इनका टोटल ऑपरेटिंग मार्जिन बनता है 7-8-9 पॉइंट के आसपास का। लेकिन उनका आप कभी ये नहीं देखोगे 3.9 से बढ़ के 7 पॉइंट हो गया। लगभग यहाँ पे आप परसेंटेज में जंप देखिए कितना हैवी है, इतना कभी नहीं होगा उनमें। उसका रीजन मैं आपको बता दिया। तो ये कंपनी को ये फायदा क्यों हुआ, क्योंकि भाई गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर कल को गोल्ड का रेट गिरेगा तो नेगेटिवली भी इसका ऑपरेटिंग मार्जिन अफेक्टेड होगा। और ये लोग जिस हिसाब से इन्वेंट्री अपने पास रख रखे हैं, अगर ये माल सही टाइम में बिका नहीं तो ये लोग तो फंस जाएंगे यार, अगर सोना का रेट गिर गया तो इसी वजह से ये लोग जिस वैल्यूएशन में अपना आईपीओ लेके आए हैं, ये इतना ही वैल्यूएशन डिजर्व करता है। इस टाइप का एक और कंपनी मार्केट में अवेलेबल है जिस बारे में भी मैं आपको एनालिसिस दूंगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, हमारा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे नहीं भी फॉलो करोगे तो चलेगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई यूट्यूब आजकल धमाधम किसी का भी चैनल्स को उड़ा देता है। और दूसरा रीजन ये है कि मार्केट में अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है तो मैं वहीं पर आप लोग को अपडेट दे पाता हूँ सबसे पहले। तो वहाँ पर आप लोग को जरूर से ज्वाइन करना है और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, और उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ना है, ठीक है। एनीवेज आप बाद में ज्वाइन कर लोगे तो भी चलेगा, लेकिन वीडियो को एंड तक पूरा देख लो। तो यहाँ पे अगर आप मामला देखोगे तो आपको समझ में आया होगा कि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन क्यों इतना ज़्यादा बूम हुआ है। और इन्वेंट्री का भी मैं आपको इशू बता दिया कि इन्वेंट्री जो इतना रखे हैं ये रिस्की चीज़ है कि अगर कल को सोना का रेट गिर गया तो कंपनी क्या करेगी, समझ पा रहे हो। एंड दूसरा अगर आप देखोगे ना कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ऐसा ही सेम टाइप का फंडामेंटल में एक दूसरी कंपनी लिस्टेड है, मैं उसका भी वैल्यूएशन आपको दिखाऊंगा। अगर आप थोड़ा नीचे जाके इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे ना तो
कैश फ्लो स्टेटमेंट का हालत और भी ज़्यादा ख़राब है इसका, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कहाँ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी का कैश फ्लो अभी के टाइम में लगभग 400 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो दिखा रहा है। समझ पा रहे हो बात को? 400 करोड़ का इसका नेगेटिव कैश फ्लो है, जो कि पिछले साल लगभग 280 करोड़ का पॉजिटिव था, अभी के टाइम में वो 400 करोड़ का नेगेटिव हो गया। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है। क्यों पता है क्या? ये आपको ये चीज़ बोल रहा है कि कंपनी उधारी में माल बेच रही है और कैश में खरीद रही है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी रिटेलिंग करते हैं। ये लोग कहीं से सोना खरीदेंगे और फिर किसी को बेचेंगे। हालांकि ये लोग खुद मैन्युफैक्चर भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खरीदते ही हैं, लेकिन मेजोरिटी माल ये लोग खरीदते हैं और आगे कस्टमर्स को बेचते हैं। समझ पा रहे हो? तो वो वाला धंधा में ये आपको बता ही रहा है कि ये लोग बेच रहे हैं, उधारी में खरीद रहे हैं कैश में। और तो ज्वेलरी कंपनी में ये बहुत ही बड़ा एक तो प्रॉब्लम वाला बात हो जाता है। और असल में ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव है, इसका एक रीज़न ये भी है कि कंपनी ने बहुत हैवी इन्वेंट्री मेंटेन कर रखा है। हमेशा ये नहीं होता है कि भाई तुम उधारी में बेच रहे हो और कैश में खरीद रहे हो इसलिए तुम्हारा कैश फ्लो नेगेटिव है ना। कभी कभी जो इतना हाई इन्वेंट्री को मैनेज करने का खर्चा आता है ना, वो भी तो कैश फ्लो से ही कट जाता है, तो उस वजह से भी कैश फ्लो नेगेटिव होता है। तो ये दो तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। और अगर कैश फ्लो नेगेटिव हो तो ये क्यों खराब माना जाता है पता है क्या? कंपनी को इन फ्यूचर शायद से डेट लेना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल को तो फंड करना पड़ेगा, जो कामकाजी खर्चा होता है, बिजली का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, स्टाफ का सैलरी, स्टाफ का तबियत खराब हो गया तो उसका दवाई पानी का खर्चा, स्टाफ को ज़्यादा आगे पढ़ाई करना है तो उसका भी तो कभी कभी कंपनी फंडिंग करती है, पैसा खर्चा करती है उस चीज़ के ऊपर भी। तो उस रोजमर्रे का खर्चा का अगर आपके पास पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि आपका कैश फ्लो नेगेटिव है, यानी कि आपके पास से जा ज़्यादा रहा है, आ कम रहा है, तो उस केस में कंपनी को लोन लेना पड़ता है। और अगर सोना चांदी बेचने वाली कंपनी लोन लेगी तो भाई रिस्क तो पहले ही था कि भाई उनका जो माल वो बेचते हैं उसका रेट ऊपर नीचे हो जाएगा। दूसरा रिस्क और आ जाएगा कि भाई अगर माल का रेट ऊपर नीचे हो भी गया, कल को अगर कंपनी लॉस में चली भी गई, तभी भाई इनको मतलब इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो उस वजह से ना मार्केट ऐसी कंपनीज को जिनका इन्वेंट्री बहुत हाई हो और कैश फ्लो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, ऐसी कंपनीज को बहुत प्यार से ट्रीट नहीं करता है। एंड अगर आप देखोगे तो 400 करोड़ का कैश फ्लो मेरे को लगता है कि इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रही है। भले ही आपको दिख रहा है कि भाई 25,000 करोड़ का सेल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखोगे तो 1,000 करोड़ का ही है। तो 1,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट में से 400 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो, इसको मार्केट थोड़ा सीरियसली ही देखेगा। और इतना हाई जो इनका इनकम हुआ है वो पहली बार हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई सोना का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इनका रेवेन्यू जो स्पीड में बढ़ा है ना, रेवेन्यू भी इसलिए इतना स्पीड में बढ़ा है क्योंकि सोना का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है। और बाकी मैं आपको ऐसा ही एक दूसरा कंपनी लिस्टेड है उसके बारे में बताता हूँ, वो है सेनको गोल्ड। वो भी बहुत सस्ता बिकता है एज कम्पेयर टू पीएन गार्डगिल, कल्याण और तनिष्क। सेनको गोल्ड बहुत सस्ता बिकता है। आप अगर इसको देखोगे तो ये यहाँ पे 0.58 का मार्केट कैप टू सेल्स में बिकता है। 5,000 करोड़ का, 5,600 करोड़ का मार्केट कैप टू सेल्स है, रदर 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 0.58 का मार्केट कैप टू सेल्स है। और थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो इसका भी सेम इशू है। अगर आप इसका बैलेंस शीट में अदर एसेट्स में जाके इन्वेंट्रीज देखोगे तो इन लोग के पास भी इन्वेंट्री धूम धड़क्का है, 5,200 करोड़ का इन्वेंट्री है। समझ रहे हो? कंपनी का सेल कितना है? कंपनी का सेल है 9,000 करोड़ का। 9,000 करोड़ का सेल करके कंपनी ने लगभग 5,200 करोड़ का इन्वेंट्री रख रखा है। मतलब ये माल अगर बिका नहीं, कंपनी कितने बड़े प्रॉब्लम में फंसेगी आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरा वही सेम प्रॉब्लम कैश फ्लो आप यहाँ पे देख लिए, -800 करोड़ का कैश फ्लो है इसका। समझ रहे हो? यानी कि इतना हाई इन्वेंट्री को मैनेज करने के चक्कर में और जो उधार में बेच दिया और कैश में खरीद लिया, उस चक्कर में इन लोग का इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको मद्देनजर रखना चाहिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ललिता जिस वैल्यूएशन में अपना आईपीओ लेके आ रहा है, ये असल में इतना ही वैल्यूएशन डिजर्व करता है, इससे ज़्यादा वो डिजर्व ही नहीं करता है। एंड अगर आप सेनको को देखोगे तो इसका भी रिसेंटली ऑपरेटिंग मार्जिन इसका तो घट गया है उल्टा, ये तो और भी ज़्यादा नेगेटिव। नहीं, इसका भी ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम जैसे ललिता का बढ़ा है, ललिता का ऑपरेटिंग मार्जिन 3.9% से बढ़ के अराउंड 7% तक गया था। अगर आप सेनको का ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो ये 6% से बढ़ के अभी 10% हो गया, बीच में 12% तक भी चले गया था। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई सोना चांदी का रेट बढ़ गया। कल को अगर सोना चांदी का रेट गिरेगा तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन वापस से गिर जाएगा। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए।
तो नेट अगर मैं आपको एनालिसिस दूं तो मेरे को लगता है कि ललिता अपना आईपीओ फेयर वैल्यूएशन में लेके आया है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको एकदम ही बार्गेन डील मिल गया, और ये लोग अपना एक्सपेंशन भी उस स्पीड से नहीं कर रहे हैं जिस स्पीड से कल्याण या पीएन कारगिल करते हैं। उतना ज़्यादा परसेंटेज में ये लोग अपना दुकान भी नहीं ओपन कर रहे हैं। 2023 में या 24 में इन लोग का लगभग 43 के आसपास दुकान था, अभी के टाइम में बढ़ के 61 हुआ है, एंड पिछले साल 58 दुकान था। तो वही हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो इतना कोई लोग स्पीड से एक्सपेंशन भी नहीं कर रहे हैं। कम से कम अगर 20% नया दुकान खोलें तो वो अच्छा भी लगता है। एंड दूसरा अगर आप इसका जीएमपी देखोगे तो हालांकि अभी बहुत अच्छा खासा जीएमपी चल रहा है, 15% के आसपास का है, पीछे ये 20% के आसपास भी चला गया था। बट ये देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ ना, सेनको का वैल्यूएशन के हिसाब से मेरे को लगता है कि सेनको से सेफ है ललिता ज्वेलरी। सेनको से सेफ है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, सेनको से कम वैल्यूएशन में अपना आईपीओ लेके आया है। दोनों फैक्टर इन प्ले कर रहा है, समझ रहे हो। सेनको से ज़्यादा सेफ है, प्लस सेनको से कम वैल्यूएशन में अपना आईपीओ लेके आया है। लेकिन ललिता एक ही चीज़ में सेनको से पीछे है, वो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन इसका भी बढ़ा है लेकिन सेनको का ज़्यादा बढ़ा है। समझ पा रहे बात को। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड मेरा जो पक्ष है, मेरा यही है कि भाई इसमें आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। अवॉइड करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि पॉजिटिव ही लिस्ट होगा। तो अगर दिख रहा है कि भाई कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन में अपना आईपीओ लेके आया है तो क्यों फिर अवॉइड करना। और दूसरा, हम लोग थोड़ा इसका डेट वगैरह देख लेते हैं। कंपनी के ऊपर डेट का भी इतना कोई खास प्रेशर नहीं है। सोना चांदी वाली जो कंपनीज होती है उन लोग के ऊपर लगभग इतना डेट रहता ही है, तो इतना कोई घबराने वाला बात नहीं है। और कंपनी का आरओसी बहुत अच्छा ही है, क्योंकि गोल्ड कंपनीज में जनरली आरओसी अच्छा रहता है जब तक इनका रिजर्व्स बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। अभी इनका रिजर्व्स इतना बढ़ा नहीं है, तो आरओसी बहुत अच्छा है कंपनी का, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। तो इतना रखते हैं इस वीडियो में। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, आईपीओ में अप्लाई करने के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है। नेगेटिव लिस्टिंग का चांसेस दूर दूर तक दिखता नहीं है। मैं पर्सनली इसमें फुल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, कोई मेरे को रीज़न नहीं दिखता अवॉइड करने का। और अगर भी ये नेगेटिव लिस्ट हुआ तो मेरे को लगता है कि बहुत ही जल्दी ऊपर हो जाएगा। एंड बाकी अगर आप देखोगे तो फ्रेश इशू है 1200 करोड़ का, 500 करोड़ का ओएफएस है। तो फ्रेश इशू का पैसा कहाँ यूज़ होने वाला है? अगर हम देखें तो जो फ्रेश इशू का पैसा कहाँ गया? हाँ, तो फंडिंग, ये लोग 10 तो नया दुकान खोलेंगे। केपेक्स फॉर फिट आउट्स इन द नेचर ऑफ फर्नीचर। अच्छा, ये लोग थोड़ा बहुत केपेक्स भी करेंगे नया फर्नीचर वगैरह लगाने में। और 34 करोड़ रुपया खर्चा होगा 10 दुकान नया खोलने में। बहुत ही सस्ता में काम हो रहा है यार। फंडिंग केपेक्स टुवर्ड सेटिंग अप ऑफ, अच्छा। वापस से ये लोग इन्वेंट्री कॉस्ट को अपना यहाँ पे आप से ले रहे हैं। लगभग 998 करोड़ का इन्वेंट्री और ये लोग खरीदेंगे, वो जो 10 तो नया दुकान खोलेंगे उनके लिए। और साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, और बचा हुआ 150 करोड़ में ये लोग इधर उधर का खर्चा करेंगे, बोनस वगैरह दे दिया वगैरह वगैरह। तो इन टोटल 1033 करोड़ का यहाँ पे हमको हिसाब दिया गया है, और 1200 करोड़ का टोटल ओएफएस है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। एंड आप लोग क्या सोच रहे हो, अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, जरूर से बताना। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।